हेलो दोस्तों, वेलकम टू समर्पण एजुकेशन। आप सबका समर्पण एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एससेट की परीक्षा जो नज़दीक है और उसके लिए हमने पाठ्यक्रम शुरू कर रखा है और उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है वो एक टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक का हम करेंगे शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियाँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और एग्ज़ाम के अंदर जो है पूछी जाती हैं, और इसी में जो है हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से इसको करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ आप जो है शिक्षण विधियाँ। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निगमन विधि क्या है। निगमन, देखिए निगमन और आगमन विधि, इन विधियों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर देखें तो होता क्या है, एक तो होता है नियम, ठीक है, और दूसरा होता है उदाहरण। तो शिक्षण का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, नियम को समझाना, ठीक है। और जो है दूसरा उदाहरण के माध्यम से या नियम से। दो तरीके होते हैं, एक तो पहले नियम बता दिया जाए फिर उदाहरण की ओर जाते हैं, दूसरा जो है पहले उदाहरण बता दिया जाए फिर नियम की ओर जाते हैं। तो इसमें निगमन विधि में क्या होता है कि जो है पहले नियम बताया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर इसमें जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है या अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसके बारे में आपको निर्णय करना है कि मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, या कुछ कह नहीं सकते, उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता और कुछ कह नहीं सकते, इससे काम नहीं चलेगा। तो इन दोनों में से एक है। तो देखिए, पहले नियम बताएं और फिर उदाहरण बताएं। अगर पहले कोई उदाहरण देते हैं और उदाहरण के बाद में उसका नियम समझाते हैं तो ये तो कुछ अलग बात होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अगर पहले उदाहरण दे दिया और उदाहरण के बाद में नियम समझाएंगे तो इसका मतलब क्या है, मनोवैज्ञानिक है। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में पहले नियम होता है और नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो ये क्या है, एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रश्न, पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। पाठोपरांत यानी पाठ के उपरांत, बाद में, पाठ पढ़ाने से पूर्व तो बिल्कुल नहीं, पाठ पढ़ाते पढ़ाते समय का, पाठ पढ़ाने के बाद का और घर पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पाठ को पढ़ाने के बाद का जो मूल्यांकन होता है उसे कहते हैं पाठोपरांत मूल्यांकन। अगला है, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा किस स्टेप में सीखता है, निरीक्षण करके, फिर अनुकरण करके, फिर श्रवण करके, निरीक्षण करके, श्रवण करके, अनुसरण करके, श्रवण करके, निरीक्षण करके, अनुसरण करके, या श्रवण, अनुकरण और निरीक्षण। क्या होता है, LSRW, ये किसी भी लैंग्वेज सीखने को चार हैं। एस का मतलब लिसनिंग यानी सुनना, ठीक है, फिर होता है बोलना, फिर होता है लिखना, सॉरी पढ़ना, रीड, ठीक है, और फिर होता है लिखना। यानी ये चार स्टेप होते हैं, ये चार नियम है भाषा के। अगर किसी भाषा को सीखना है तो आप सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिखना सबसे अंत में होता है और सुनना सबसे पहले होता है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक अवस्था में बालक की बात करें तो पहले क्या है, सबसे पहले तो ये होगा सुनेगा, ठीक है। तो इन श्रवण वाला दो में है, फिर निरीक्षण करेगा और फिर अनुसरण करेगा, या फिर अनुकरण करके निरीक्षण करेगा। तो क्या होता है, पहले वो श्रवण करता है, फिर निरीक्षण करता है, फिर अनुसरण उसका करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है। वाक्य विश्लेषण के लिए कौन सी विधि है, आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि, या सभी। क्या होता है, आपको वाक्य का विश्लेषण करना होता है। वाक्य का विश्लेषण कैसे, कोई भी सेंटेंस है उसको हमने जो है वो उसका हमने करना है विश्लेषण। तो उसके लिए जो हम जो है उसको व्याख्या करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम जो है वो अगर ये करें कि इसमें आगमन हो जाए पहले, है ना, कि जो है पहले जो है इसमें उदाहरण हो जाए और उदाहरण के बाद जो है नियम अगर हमने करना है तो यानी कि आगमन विधि जो है वो वाक्य विश्लेषण के लिए उपयुक्त विधि है। अगला है, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक क्या है। कि किसी भी वाक्य की पूर्णता के लिए, कि वाक्य पूर्ण कब माना जाएगा, जब उसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो, आसक्ति हो, यानी कि उपरोक्त सभी होना चाहिए। तीनों ही जो है वो वाक्य के गुण जो है वो होने चाहिए, तभी वाक्य पूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन से क्या लाभ है। मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग आप करते हैं तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ज्ञान की वृद्धि होगी, अवकाश के समय का सदुपयोग हो गया, खरीदी की किताब का सदुपयोग हो गया, या शारीरिक वृद्धि होगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या है, ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, अवकाश का सदुपयोग हो सकता है, खरीदी की किताब का सदुपयोग। लेकिन मौन वाचन के लिए क्या होता है कि अवकाश, यानी मौन वाचन कब करते हैं, जब हम फ्री टाइम होते हैं, फ्री टाइम के अंदर करेंगे तो फिर क्या है, अवकाश के खाली समय का सदुपयोग होता है। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, तीसरी कक्षा से, चौथी से, छठी से, दूसरी से। तो देखिए दूसरी, चौथी, तीसरी, इसमें ये तो छोटी कक्षाएं होती है, प्रारंभिक कक्षाएं। तो छठी कक्षा से जो है मौन वाचन शुरू करना चाहिए शिक्षण के नियमों के अनुसार।
लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? लिंगवा फोन किस प्रकार का उपकरण है? दृश्य है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? एक श्रव्य उपकरण है, यानी कि ये एक लिसनिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगला है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उद्देश्य उसकी पूर्ति करता है तो वह क्या कहलाएगा? यानी हमने किसी उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया और वह उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो वह क्या होगा? वैध होगा, विश्वसनीय होगा, वस्तुनिष्ठ होगा या विषय परक होगा। तो ऐसे परीक्षण जिसमें जो उद्देश्य हमने टारगेट किया है और वो उसकी पूर्ति कर रहा है तो वो क्या होगा? वैध होता है। ठीक है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का क्या उद्देश्य? तो ये समंकन योजना का अर्थ ही इसका उद्देश्य होगा। समंकन योजना का अर्थ ही, समंकन योजना का अर्थ क्या है आप ये कह सकते हैं? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्राप्त करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाई का निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना या सहायता प्राप्त करना। ये क्या है? उपलब्धि परीक्षण में समंकन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण को छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना या छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो मूल्यांकन से कह सकते हैं आप कि ये मूल्यांकन से प्राप्त कर सकते हैं, या जिसको हम आकलन कहते हैं आकलन से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो है उपलब्धि परीक्षण जो होता है उपलब्धि परीक्षण से ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो रुचि जो है वो शिक्षण विधियों के द्वारा जो है हम इसको उत्पन्न करते हैं। छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, छात्रों की त्रुटियां जो है वो किससे हम एक तो किससे पता लगा सकते हैं? वो निदानात्मक परीक्षण जो होता है, निदानात्मक परीक्षण जो होता है उस निदानात्मक परीक्षण से जो है हम इनकी पता लगा सकते हैं। तो छात्रों का पिछड़ापन दूर किससे होता है? उपचारात्मक, यानी कि किसी कमी को ढूंढना, समस्या को ढूंढना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। ठीक है। और उसका उपचार करना, जो उसका समाधान करना क्या है? उपचार कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा ये। अगला प्रश्न है, बालक परिवार में रहकर जैसी भाषा सीखता है। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है? सांकेतिक, लिखित, बोलचाल की या कोई नहीं? तो इनमें से क्या होता है? बोलचाल की भाषा सीखता है। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? यानी निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जिसके लिए जो है आपको ऑडियो विजुअल डिवाइस की जरूरत जो है, ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उसकी जरूरत नहीं होती? समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, उपरोक्त सभी। तो देखिए समस्या समाधान विधि में हो सकता है प्रोजेक्टिव मेथड हो, कोई दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग हो, योजना विधि में होता है, लेकिन व्याख्यान विधि क्या है? इसमें केवल जो है वो व्याख्या करने वाला, व्याख्यान देने वाला बोलता है और बाकी सुनते हैं। तो ये होता है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विषय का निर्धारण करना, उद्देश्य निर्धारण करना, बिंदु निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है कि हम शिक्षण किस लिए करवा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य का निर्धारण करना इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखें, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य कितने? 5 होते हैं, 7 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला है छात्रों के शैक्षिक स्तर व उपलब्धि का निर्धारण करना, छात्रों की शैक्षिक स्थिति के आधार पर निर्देशन व परामर्श देना, यानी उपलब्धि का निर्धारण करना, निर्देशन व परामर्श देना, असफलताओं के कारण का पता लगाकर उनका सुधार करना, गुणात्मक सुधार के लिए अधिगम वातावरण में सुधार करना, और समाज और अभिभावकों की जवाबदेही के लिए नियमित बच्चों की उपलब्धि एवं उन्नति का पता लगाना, शिक्षक की शिक्षण उपलब्धियों को जानना, शिक्षण की विधियों में सुधार करना, पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों में त्रुटियों का पता लगाना व परिवर्तन करना। कुल मिलाकर के जो है शिक्षण मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन के 8 जो है उद्देश्य है। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि वर्तनी का सही ज्ञान करवाकर, शब्द रचना का ज्ञान करवाकर। देखिए आपको यहाँ पर भाषा सिखानी है तो उसके लिए आपको शुद्ध उच्चारण भी करवाना चाहिए, लिपि और वर्तनी का ज्ञान भी जरूरी है, शब्द रचना का ज्ञान भी जरूरी है, यानी कि ये सारे के सारे जो है वो इनसे भाषा का विकास किया जा सकता है, भाषा दक्षता का विकास। रचना शिक्षण के प्रमुख रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 7 होते हैं। तो रचना शिक्षण के प्रमुख जो है 2 रूप होते हैं भाषा शिक्षण में। कौन कौन से होते हैं? पहली रचना होती है निर्देशित रचना। निर्देशित रचना में क्या है कि माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के लिए सामान्यतः निर्देशित रचनाओं पर बल दिया जाता है। ये माध्यमिक स्तर के लिए निर्देशित रचना, माध्यमिक स्तर के लिए रचना की विशेष सामग्री पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा की जाती है पहले कि वह रचना किस प्रकार की शैली में लिखी जाए, और इस दृष्टि से उनकी रूपरेखा दी जाती है। परिचित विषय सामग्री। अब देखिए निर्देशित रचना होती क्या है
परिचित विषय सामग्री और निर्दिष्ट रूपरेखा पर आधारित इस प्रकार की रचना को निर्दिष्ट रचना कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, यानी जिसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, जिसके कुछ नियम होते हैं, उस प्रकार की रचना होती है, उसको हम कहते हैं निर्देशित रचना। ठीक है, रचना का पहला प्रकार। दूसरा है मुक्त या स्वतंत्र रचना। मुक्त या स्वतंत्र रचना कौन सी होती है कि लिखित रचना मुक्त या स्वतंत्र रचना कहलाती है। इसमें लेखक की भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से स्वेच्छानुसार शब्दों का चयन कर सकता है, विषय वस्तु को संयोजित करने की स्वतंत्रता रहती है। पत्र प्रपत्र लेखन नियमों के प्रतिबंधों की भांति यह नियमों से बंधा नहीं रहता। यानी स्वतंत्र रचना प्रकार कुछ इस प्रकार, जैसे यात्रा वृतांत, प्रकृति वर्णन, जीवनी लेखन आदि। यानी कि ये जो चीजें हैं वो आपकी मुक्त रचना में इस प्रकार कहते हैं, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती उनके ऊपर। अगला है उपचारात्मक शिक्षण विधियों में नहीं होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण विधियों में क्या नहीं होना चाहिए? उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास या सहानुभूति। उत्साहवर्धन भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए, सहानुभूति भी होना चाहिए, लेकिन उपहास नहीं होना चाहिए। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन जो अभ्यास विधि थी उसका उद्देश्य क्या नहीं है? वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों को ज्ञान प्राप्त करना और हस्तलिपि सुधारना। जब श्रुत लेख की बात आती है, श्रुत लेख भाषा शिक्षण में हम करवाते हैं, तो वर्तनी को शुद्ध करना, वर्तनी दोष को दूर करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। शुद्ध लेखन की क्षमता को विकास करना भी होता है, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, लेकिन हस्तलिपि सुधार का इससे कोई संबंध नहीं है। हस्तलिपि सुधार के लिए सुलेख जो है वो होता है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? मूल सोर्स कौन सा है? मुख्य सोर्स कौन सा है भाषा शिक्षण में? सूत्र विधि। सूत्र विधि जिसमें क्या है? सूत्र होता है और सूत्र से जो है हम उदाहरण की ओर जाते हैं, या जो सूत्र होते हैं और सूत्र के माध्यम से जो है हम उदाहरण को समाधान करते हैं। तो ऐसे जो है वो संस्कृत भाषा में ही है सूत्र। संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है, व्याकरण जो है वो सूत्र विधि में, सूत्रों में बंधी हुई है। और जो पाणिनि महर्षि हुए हैं, उन्होंने जो अपनी अष्टाध्यायी जो लिखी है, अष्टाध्यायी के अंदर जो है सूत्र हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं उसमें। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि कौन सी है? लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि कौन सी है? प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है। किस स्तर पर है लेखन और उच्चारण? प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि, लिखने और उच्चारण के लिए अनुकरण करना, पीछा करना, ये प्रारंभिक स्तर के लिए अच्छी उपयोगी विधि है। अगला है प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर अगर वाचन करवाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध उच्चारण व क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, भाषा का ज्ञान करवाना। तो प्राथमिक स्तर पर अगर वाचन की बात आती है तो उसका अर्थ है शुद्ध उच्चारण पर, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम की संपूर्णता किस में होती है? इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में, वार्षिक योजना में। तो अधिगम की संपूर्णता जो है वो इकाई योजना में, जिसमें जो पूरा पाठ्यक्रम जो वो इकाइयों में, यूनिट में बंटा होता है, तो इकाई योजना में होती है। लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। तो देखिए लिखने का जो है विकास तो केवल अभ्यास से ही संभव है। हिंदी भाषा शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी भाषा में उपलब्धि की जांच किससे की जा सकती है? उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से या मौखिक परीक्षा से। तो ऐसा जो हम उपलब्धि परीक्षण से कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? स्थायी विधि शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है पहले निदानात्मक परीक्षण भी आवश्यकता है, विद्यार्थी गलती की अवहेलना भी। और इसमें क्या होता है? शिक्षण विधि को स्थायी रखना जरूरी नहीं होता। शिक्षण विधि को हम आवश्यकता अनुरूप बदल सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है पूछा है, तो ये आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी की गलती है, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण भी पहले जरूरी होता है, तभी जो उपचारात्मक शिक्षण हम कर सकते हैं। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनने के लिए, मनोरंजन बनने के लिए, साहित्यकार बनने के लिए। तो भाषा की जो शिक्षा दी जाती है वो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए होती है। व्याकरण अनुवाद विधि किस नाम से भी जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि और सैनिक विधि। तो इसको जो है वो भंडारकर विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो प्रथम बार भारत में भंडारकर, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो है इन्होंने
इसका प्रयोग किया था भंडारकर विधि, इसलिए कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो भाषाओं का यानी कि अनुवाद विधि की तरह होती है। इसमें क्या है, दो भाषाओं का दो भाषाएं होती हैं, उन दो भाषाओं का जो है सहारा लिया जाता है, यानी कि एक भाषा को समझाने के लिए जो मातृभाषा होती है दूसरी भाषा, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला है लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया जो जब हम लिखना सिखाते हैं बच्चे को या लिखना सीखते हैं, तब सबसे पहले किस चीज से होता है, सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से, अक्षरों से। तो सबसे पहले हम क्या है, बच्चे को लेटी हुई लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये इस तरह की सिखाते हैं, तो यानी कि सीधी रेखाओं से बच्चे का लेखन शुरू होता है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? शब्द भंडार, वोकैबुलरी बढ़ानी है तो उसके लिए कौन सी विधि सबसे बढ़िया रहेगी? गद्य शिक्षण विधि, पद्य शिक्षण विधि, व्याकरण शिक्षण या अलंकार शिक्षण? तो इसके लिए जो है गद्य शिक्षण विधि, जिसमें कि नए नए शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये जो है शब्द भंडार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे 30 प्रश्न थे शिक्षण विधियों से कम समय में करवाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे, आपको ये लिए कामयाब भी सिद्ध होंगे। तो इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें एनर्जी मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।